Hey y'all, this is Palak Nanak studying MBBS and welcome to my YouTube channel. I know ह्यूमन रिप्रोडक्शन की जो वीडियोस है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है, बट हम कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन को निपटा दे, ख़त्म कर दे। ठीक है, आज थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे, हम प्लेसेंटा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जेस्टेशन पढ़ेंगे, पार्चुरेशन पढ़ेंगे, लैक्टेशन पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे। और आज का लेक्चर इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं तो ध्यान से सुनना। अगर ये ध्यान से नहीं सुनोगे और कन्फ्यूजन रहेगी तो फिर एंड मोमेंट में फिर रट्टा ही मारना पड़ेगा, तो तुम्हारा ये जो लेक्चर पढ़ रहे हो उसका कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। आज हम चालू करेंगे, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ प्लेसेंटा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ प्लेसेंटा। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्लेसेंटा? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? बाय द वे आज रिफिल करके आए हो सारा, आप अच्छे से चलेंगे सब। प्लेसेंटा इज ए टेम्पररी एंडोक्राइन gland formed during pregnancy. By mother and fetus. ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। कैसा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है देखो, कैसा प्लेसेंटा कैसा होता है वो देखो। चल, आधा प्लेसेंटा बनता है फीटस से, आधा प्लेसेंटा बनता है मदर से। ठीक है, मैटरनल पार्ट एंड फीटल पार्ट। तो देखते हैं, मैं यहाँ से अगर चालू करूँ तो सबसे पहले अंदर आता है एंडोथीलियम। ठीक है, इस साइड जो मैं बताऊंगी वो फीटस का पार्ट होगा, इस साइड जो मैं बताऊंगी वो मैटरनल पार्ट होगा। अब क्योंकि प्लेसेंटा दोनों का बनता है तो 50-50 मैंने 1 2 3 लेयर इसमें बनाई है, 1 2 3 लेयर इसमें बनाई है। तो ये 50% मैं फीटल पार्ट बताऊंगी, ये 50% मैं बताऊंगी मैटरनल पार्ट। ठीक है, इस साइड पे एंडोथीलियम हो गया, तो अब मदर भी कोई अपना पर्सनल एंडोथीलियम देगी ना, तो ये रहा। एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेजल्स। ठीक है, एंडोथीलियम हो गया दोनों की तरफ से। अब अगर आपको लेयर पता हो, एपिथीलियम, एंडोथीलियम और बीच में कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ऐसे रहेगा। तो मैंने बीच में बनाया है ये कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हमेशा बीच में रहता है, सबको सराउंड करता है। तो ये भी होगा कनेक्टिव टिश्यू, जिसको मैं CT लिख रही हूँ। ठीक है, दोनों की तरफ से एक एंडोथीलियम हो गया, दोनों की तरफ से एक कनेक्टिव टिश्यू हो गया। अब जो मैटरनल पार्ट देगा वो होगा एपिथीलियम, ऑब्वियसली एक एपिथीलियम एक एंडोथीलियम और बीच में कनेक्टिव टिश्यू। एपिथीलियम यानी यूटेराइन एंडोमेट्रियम। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा मैटरनल प्लेसेंटा। कमिंग टू फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, इसमें भी एक लास्ट रह गया, वो है एपिथीलियम। अब एपिथीलियम मैं एपिथीलियम नहीं लिखूंगी, उसकी जगह मैं लिखूंगी कोरियन, क्योंकि वही है जो बाहर की तरफ लाइन कर रहा है फीटस में। तो दिस इज fetal part of placenta.
ये हो गया हमारा प्लेसेंटा का पूरा स्ट्रक्चर। अब मैंने ये क्यों बताया, मेरे को क्यों मज़ा आ रही है ये बताने के लिए, क्यों एक्स्ट्रा चीज़ें लर्न करानी है, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा 3 बेसिस के हिसाब से। एक वो जो बैरियर्स है, ये 6 जो मैंने लेयर्स बनाई, ये 6 के 6 बैरियर्स है। अब सब में ये 6 की 6 बैरियर्स नहीं होती, किसी में कोई होती, किसी में कोई होती। तो बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ बैरियर्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा इन एवरी ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड एनिमल्स और जो भी है, ठीक है। तो ये पहला क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन द विलाई। तीसरा हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन द फेट ऑफ द प्लेसेंटा या यूट्रस। तो ये सब आपको मुझे पता नहीं समझ में आ रहा, अभी तो मैं बोल गई हूँ ताकि ये ओरिएंटेशन बना रहे, मतलब पता चले कि मैंने ये इतना फालतू चीज़, फालतू तो नहीं है, ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि अभी मैं टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है। तो इसको अगर नहीं ड्रॉ किया है तो कर लो, क्योंकि ये एज अ रेफरेंस आपको चाहिए होगा, ठीक है। Again I am explaining, half of the placenta comes from maternal part, half of the placenta comes from the fetal part, okay। दोनों साइड पे there should be one endothelium, fetus में we have made one endothelium and maternal में there is endothelium of blood vessels। Next in the center both side there should be a connective tissue की layer। Third thing epithelium बाकी है, तो so epithelium in the maternal part is uterine endometrium and the epithelium in the fetal part is chorion। This is what a placenta, a complete placenta looks like, which has 6 barriers। What are these layers? These are barriers। ये सब barriers है, तो ये जो barriers है उसके basis पे we are going to classify placenta into 5 types। Let's start with that। चलो, placenta can be classified on the basis of barriers, ठीक है। अगर all the 6 barriers are present, ठीक है भाई, then it is known as epitheliochorial, जिसमें तीनों के 3 प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लेसेंटा। तीनों के 3 या 6 के 6 अगर बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं, जो मैंने 6 लेयर्स बनाए थे, अगर 6 की 6 प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज एपिथेलियोकोरियल, ठीक है। उसमें 6 के 6 प्रेजेंट होते हैं। सबसे पुराने जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इट्स द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। नेक्स्ट, जिसमें 5 बैरियर्स होते हैं। अब 5 बैरियर है तो एक बैरियर गायब हो गया, और वो कौन सा बैरियर है, वो यूटेराइन एंडोमेट्रियम है, यानी कि एपिथेलियम पार्ट ऑफ द मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, तो वो गायब हो गया। तो तब अब कितने बचे हमारे पास इतना फंबल क्यों हो रहा है, 5 बैरियर बचे। नाउ इट इज नोन एज सिंडेस्मोकोरियल। अगर 4 बैरियर रहे तो मतलब यूटेराइन एंडोमेट्रियम तो गया ही गया, उसके साथ साथ उसका कनेक्टिव टिश्यू भी चला गया, वो डीजनरेट हो गया। कहाँ गया, वो डीजनरेट हो जाता है लेटर ऑन, तो दैट इज नोन एज एंडोथीलियोकोरियल। अगर 3 है दैट इज नोन एज हीमोकोरियल। अगर 1 है, 2 जैसा कुछ नहीं है, अगर 1 है तो हीमो एंडोथीलियल। जो हीमोकोरियल है वो हम में होता है, हम में यानी ह्यूमंस, एप्स, मंकी। और जो हीमो एंडोथीलियल है ये मोस्ट एडवांस्ड है एंड इट इज प्रेजेंट इन रैट्स एंड रैबिट। अब ये इतना सारा तो मैंने बता दिया, इसको लर्न कैसे करें, चलो अभी साथ में लर्न करते हैं। 6, 5, 4, 3, 1 देयर इज नो 2 इन द बैरियर्स, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब नाम लर्न करते हैं। अगर 6 बैरियर है तो एपिथेलियोकोरियल। देखो, पहले एपिथेलियो फिर एंडोथीलियो, और बीच में इन दोनों को जो सिंक कर रहा है वो सिंडेस्मोकोरियल। समझे इतना? सबसे पहले एपिथेलियोकोरियल क्योंकि बाहर सबसे ज़्यादा, एंडोथीलियोकोरियल क्योंकि नेक्स्ट के अंदर, और इन दोनों को सिंक करने वाला सिंडेस्मोकोरियल, ठीक है। अब 3 बैरियर वाले हम लोग आते हैं, तो हम लोग क्या, ह्यूमंस के अंदर ब्लड को क्या बोलते हैं, हीम, तो हीमोकोरियल जिसमें आएंगे हम लोग, ठीक है। अब लास्ट बचा 1,
तो वो हमसे भी एडवांस है, तो हीमो तो आएगा पर सबसे एडवांस है, सबसे अंदर की तरफ है, मतलब नीचे की तरफ मैंने बनाई, इधर मैंने नीचे बनाया तो एंडोथीलियोकोरियल लिखा, इसमें मैं सबसे नीचे बना रही हूँ तो एंडोथीलियल, हीमो एंडोथीलियल, जो कि रैट और रैबिट में होता है, विच इज द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ प्लेसेंटा. ओके, लेट्स डू अ रिकैप. 6 5 4 3 1. If it is 6, then it is epitheliochorial, which is the most primitive type of placenta. 5 syndesmochorial. 4 endotheliocorial. 3 hemochorial, which is present in humans, apes and monkeys, and the last one, which is 1 hemoendothelial, which is present in rats and rabbits and is the most advanced type of placenta. ठीक है, इतना लर्न हो गया, यही लर्न करके जाना है, बात के लिए नहीं रखना. ठीक है, नेक्स्ट वी विल स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ प्लेसेंटा. फेट में क्या आएगा? सबसे पहला डेसिड्यूएट. डेसिड्यूएट मतलब, चलो ठीक है पहले लिख दो. एक डेसिड्यूएट होता है, एक नॉन डेसिड्यूएट होता है, और एक होता है कॉन्ट्रा डेसिड्यूएट. ठीक है, ये 3 टाइप ऑफ प्लेसेंटा होता है बेस्ड ऑन कि कितना यूज हो जा रहा है हमारी बॉडी के अंदर और कितना फीटस के साथ साथ डिलीवरी में या पार्चुरेशन में चला जा रहा है. कौन कौन से 3 है? डेसिड्यूएट, नॉन डेसिड्यूएट, कॉन्ट्रा डेसिड्यूएट. ठीक है, अब आपको नाम से समझना है सब. जैसे कि डेसिड्यूएट मतलब कि जो फीटस का प्लेसेंटा है वो फीटस का बाहर आ रहा है. दैट्स इट. फीटस का प्लेसेंटा है वो फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा है वो बाहर आ रहा है. नॉन डेसिड्यूएट का मतलब फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा तो बाहर आ ही आ रहा है, उसके साथ साथ थोड़ा सा हमारा यानी मैटरनल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा ऑल्सो कम्स आउट. दैट इज नॉन डेसिड्यूएट. अब कॉन्ट्रा डेसिड्यूएट तो एकदम कॉन्ट्राडिक्ट करेगा इन सबसे, यानी कि कुछ भी बाहर नहीं आ रहा, फीटल और मैटरनल पार्ट दोनों ही रीअब्जॉर्ब हो जा रहा है फॉर द न्यूट्रिशन. ठीक है, तो आई राइट इट डाउन. फीटल प्लेसेंटा विल कम आउट, फीटल प्लेसेंटा प्लस पार्ट ऑफ मैटरनल प्लेसेंटा आउटसाइड आ जाएगा, विल कम आउटसाइड. कॉन्ट्रा डेसिड्यूएट नथिंग विल कम आउटसाइड. fetal placenta is also reabsorbed for nutrition. कॉन्ट्रा मतलब कुछ तो कॉन्ट्राडिक्टरी है इस टॉपिक में. ठीक है, डेसिड्यूएट मतलब नॉर्मल जो आम इंसान को होना चाहिए, फीटल पार्ट बाहर आ जाता है. नॉन डेसिड्यूएट मतलब फीटल पार्ट के साथ साथ मैटरनल पार्ट भी आ जाता है, और हम लोग ह्यूमन एप्स एंड मंकीज किस में आते हैं? नॉन डेसिड्यूएट में. ठीक है, लास्टली वी विल क्लासिफाई प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ विलाई. तो विलाई की क्या क्या पोजीशन हो सकती है? सबसे पहली बेसिक डिफ्यूज विलाई, मतलब पूरे प्लेसेंटा में कहीं पर भी विलाई. जस्ट इन केस यू डोंट नो व्हाट इज विलाई, तो ब्लास्टुला में ऐसे विलाई बनती है और वहाँ पे जाके फिर वो विलाई की मदद से वो यूट्रस के अंदर जाके ऐसे फिक्स हो जाता है. मैंने ये बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में. तो विलाई अगर डिफ्यूज़ मतलब यहाँ भी हर जगह ऐसे बन रही है तो दैट इज़ डिफ्यूज़ विलाई. उसके अलावा क्या हो सकती है? उसके अलावा हो सकती है जोनरी. जोनरी यानी एक दो ट्रांसवर्स प्लेस में सिर्फ यहीं पे विलाई होगी. ठीक है, उसके अलावा हो सकती है कॉटिलिडन. तो ऐसे सेंटर्ड. ठीक है, अगर इंटरमीडिएट है, एक इंटरमीडिएट, एक डिस्कॉइडल और एक मेटाडिस्कॉइडल. कॉटिलिडनरी. ठीक है, अब तीनों में क्या क्या होता है?
इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट में क्या होता है, एक जगह पे कहीं पर भी होगी पर टफ्ट में होगी, यानी कि जैसा ही कॉटिलिडन मतलब ऐसे गुच्छा गुच्छा जैसा बना होगा, ठीक है। डिस्कॉइडल यानी इधर ऊपर की तरफ कंसंट्रेटेड होगी। मेटा डिस्कॉइडल ये हम अपने लोग हैं। मेटा डिस्कॉइडल मैं बता चुकी हूँ, सबसे पहले डिफ्यूज टाइप ऑफ थी और फिर उसके बाद क्या हो गई, डिस्कॉइडल हो गई। सो इट इज डिफ्यूज प्लस डिस्कॉइडल, जो कि इसमें क्या आते हैं, हम लोग आते हैं। हम मतलब लिटरली ह्यूमंस मत लिखते ना, ह्यूमंस, एप्स एंड मंकीज, ठीक है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ विलाई। सबसे पहले डिफ्यूज, दैट मीन्स द विलाई इज प्रेजेंट एवरीवेयर एनीवेयर, कहीं पर भी। जोनरी, एक दो ऐसे ट्रांसवर्स प्लेन होंगे, उसी पर ही विलाई प्रेजेंट होगी। कॉटिलिडनरी, देयर इज अ टफ्ट जहाँ पर वो कंसंट्रेट होगी। इंटरमीडिएट, एक जगह पे जाके पूरा टफ्ट बनाएगी। कॉटिलिडन में जगह जगह पे बना रही है। डिस्कॉइडल, एक ऊपर पे जा करके, डिस्कॉइडल यानी ऊपर की तरफ, इस तरह से जैसे मैंने पहले बनाया था इसे, इसको बोलते हैं डिस्कॉइडल। मेटा डिस्कॉइडल यानी हम लोग पहले डिफ्यूज बनाते हैं प्लेसेंटा, उसके बाद जाके उसको हम लोग करते हैं डिस्कॉइडल। हम लोग नहीं, वो खुद होता है, बट ह्यूमंस में, एप्स में, मंकीज में ऐसा होता है, तो मेटा डिस्कॉइडल, ठीक है। नाम ही बता रहा है, डिफ्यूज यानी डिफ्यूज, जोनरी मतलब एक जोन में है। कॉटिलिडन मतलब ऐसे नाम से ऐसा लग रहा है ना, कॉटिलिडन ऐसा दिखता होगा। इंटरमीडिएट मतलब इसका और इसका बीच का, ऐसा याद रख लो, कॉटिलिडन भी है और डिस्कॉइडल भी है। ये टफ्ट की तरह प्रेजेंट होता है। डिस्कॉइडल यानी एक जगह पे है और मेटा डिस्कॉइडल ये तो अपने लोग हैं, तो याद ही रहना चाहिए, ठीक है। दीज आर द टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ, क्या है, बैरियर्स, ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ प्लेसेंटा, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ विलाई, ठीक है। नाउ विल स्टडी द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। आई एम सो सॉरी, ऑल यू नीड टू डू इज द लिटिल एडिटिंग, मतलब थोड़ा करेक्ट करना है। मैंने क्या बोला, डेसिडुएट टाइप में ओनली फीटल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा विल कम आउट, और नॉन डेसिडुएट में फीटल प्लस मैटरनल। जस्ट एक्सचेंज बोथ द थिंग्स। डेसिडुअल में फीटल प्लस अ लिटिल बिट ऑफ मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा विल कम आउट, ऑब्वियसली हम ह्यूमंस में ऐसा होता है। एंड नॉन डेसिडुएट में ओनली फीटल पार्ट विल कम आउट, ठीक है। आई एम रिपीटिंग, डेसिडुएट में फीटस प्लस सम पार्ट ऑफ मैटरनल प्लेसेंटा विल कम आउटसाइड ड्यूरिंग पार्चुरेशन, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, एप्स एंड monkeys, mainly humans. Non-deciduate is something in which only the fetal part of the placenta will come outside during the parturition. Okay, just correct this. I'm so sorry. ठीक है. Now we'll move on to functions of placenta. अब हमारी जिंदगी का सबसे मेन फंक्शन क्या है? इन जनरल हम ह्यूमंस का सबसे मेन फंक्शन क्या है? हम क्यों जी रहे हैं? हम जी रहे हैं खाना खाने के लिए, तो प्लेसेंटा का मेन फंक्शन क्या होगा? न्यूट्रिशन। तो बेबी को फूड प्रोवाइड करना इज द मेन रीजन. I mean, obviously not the main, there are several other reasons as well, but nutrition is the reason why placenta is there. Next we have RE, R-E-E, मतलब respiratory, excretory, endocrine function. रेस्पिरेशन का फंक्शन परफॉर्म करेगा प्लेसेंटा, एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करेगा एंडोक्राइन का फंक्शन। ऑब्वियसली क्योंकि ये सब काम जो है वो फीटस अकेले नहीं कर सकता, अभी वो उसको मम्मी की ज़रूरत है, तो वो किसकी मदद से करेगा? प्लेसेंटा की मदद से। प्लेसेंटा की मदद से सब आर पार जाएगा, ठीक है। क्या प्लेसेंटा नहीं करता है? वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेसेंटा विल नॉट टेक पार्ट इन सर्कुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्लेसेंटा सर्कुलेशन नहीं करेगा तो कौन करेगा सर्कुलेशन? चलो वो देख लेते हैं। सर्कुलेशन का काम होता है अम्बिलिकल कॉर्ड का, विच अराइजेस फ्रॉम फीटस, एक सेकेंड, umbilical cord arises from fetus as 2 arteries and 1 vein. Two arteries, 1 vein. Umbilical cord arises from the fetal part of the placenta and
From the fetal umbilical cord arises from the fetus. This is the fetus. This thing is the umbilical cord. And those fetal capillaries are fused with the placenta. ये जो बना रही हूँ मैं ये, these are lacunae filled with maternal blood. This is the whole thing is placenta. The fetus. Now circulation हमें देखना है कैसे होता है. ओके, so the fetal part of the placenta will give umbilical cord. Yeah, umbilical cord arises from fetal part of the placenta, which consists of 2 arteries and 1 vein. The artery will carry deoxygenated blood from fetus to maternal placenta or mother. Deoxygenated blood from fetus to mother. Vein carries, one single vein will carry oxygenated blood from mother to fetus. Okay, now हमारी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज है, एवरी आर्टरी विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड अम्बिलिकल आर्टरी जिसमें है. एवरी वेन विल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, अम्बिलिकल वेन. समझे इतना? ठीक है. नाउ अब बैक टू द ओन पॉइंट. अम्बिलिकल कॉर्ड पढ़ रहे थे. फीटस से अराइज होता है जिसके अंदर 2 आर्टरी होती है, 1 वेन होती है. आर्टरी विल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम फीटस टू मदर. वेन विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मदर टू फीटस. ओके, अम्बिलिकल कॉर्ड का ये पार्ट हो गया. दूसरा, कैपिलरीज ऑफ द फीटस. ये जो मैंने बनाया ऑब्वियसली ब्लड वेसल है तो यहाँ पे कैपिलरीज होगी. सो द कैपिलरीज ऑफ द फीटस हैव कनेक्शन विद द मैटरनल प्लेसेंटा, और उसी से ही वह एक्सचेंज करता है न्यूट्रिएंट्स या फिर एक्सक्रीशन करता है, या रेस्पिरेशन CO2 H2O लेता है, या एक्सक्रीशन में कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट कुछ भी ऐसा. तो व्हाट हैपेंस इज जो कैपिलरीज है उसके अंदर से ये एक्सचेंज होता है. जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, इम्पॉर्टेंट, umbilical cord carry 100% fetal blood. Fetal blood will never mix with maternal blood. Very important. अब अगर आपको रियलिटी जाननी है तो मैं बता देती हूँ कि पार्चुरेशन के टाइम पे मिक्सचर हो ही जाता है मैटरनल और फीटल ब्लड का. वो पर आपको वो इम्पोर्टेंट नहीं रखना. जो याद रखना है वो क्वेश्चन ये आएगा कि यू अम्बिलिकल कॉर्ड विल कैरी 100% फीटल ब्लड. उस टाइम पे एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ एक्सक्रीटरी मटीरियल्स हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ ब्लड नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट, fetal blood will not get mixed with the maternal blood and umbilical cord will carry 100% of fetal blood. ठीक है. This is what you need to know about the circulation of the fetus. 2 artery, 1 vein, important. Umbilical cord, important. Everything I told, important. ठीक है. Now we'll move on to the next topic. अभी प्लेसेंटा को ही कंटिन्यू करते हैं. Let's start with placental hormones और हॉर्मोन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है. प्लेसेंटल हॉर्मोन्स, हर एक हार्मोन पढ़ेंगे और हर एक हार्मोन का फंक्शन पढ़ेंगे डिटेल में. सबसे पहला, सबसे फेमस HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन. ठीक है. ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन. इसके आपको 3 फंक्शंस करने हैं. ठीक है. पहला फंक्शन होगा मेक्स कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन टू मेंटेन यूटेराइन
टू इंक्रीज, रब कर देती हूँ, टू इंक्रीज यूटेराइन लाइनिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दूसरा, प्रिवेंट रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। तीसरा, सिक्रीट testosterone in fetus by activation of Leydig cells। चलो, ये मैंने क्या नॉनसेंस लिख दिया, नॉनसेंस नहीं है, सब काम की चीज़ है। ध्यान से सुनो, लर्न करवा दूंगी मैं अगर ध्यान से सुनोगे तो, आई प्रॉमिस, ठीक है। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये नाम इतना इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये प्लेसेंटल हॉर्मोन्स का। ये एक ऐसा हार्मोन है HCG जो बताता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। जैसे कि पता है प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स आती है, वो किट में पता चलता है कि वेदर पर्सन इज अ गर्ल इज प्रेग्नेंट और नॉट, ठीक है, वो किट से पता चलता है। वो किट को कैसे पता चलता है, वो किट के अंदर यूरिन का सैंपल डाला जाता है और यूरिन के अंदर ऐसा क्या चीज़ होता है जो बताता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है, वो ये होता है। इफ़ प्रेगनेंसी होगी तो प्लेसेंटा बनेगा, अगर प्लेसेंटा बनेगा तो HCG सीक्रेट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, HCG सीक्रेट होगा, इसका मतलब प्रेगनेंसी है। तो HCG को टेस्ट करो, अगर हमारी बॉडी के अंदर HCG है तो प्रेगनेंसी है। तो प्रेगनेंसी किट जो होती है वो HCG को टेस्ट करती है, पहली बात। दूसरी बात, इसके 3 फंक्शन हैं, हम इसके फंक्शंस को इसके नाम से याद रखेंगे। HCG, दिस इज द निमोनिक, HCG इज द निमोनिक फॉर द फंक्शन दैट वी आर गोइंग टू लर्न राइट नाउ, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन होगा कि वो कॉर्पस ल्यूटियम को बोलेगा कि तू प्रोजेस्टेरॉन बना, मुझे एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है उसको थिक करना है। नाउ बैक स्टोरी, हमारी बॉडी में इन जनरल इफ देयर इज नो प्रेगनेंसी, एवरी फीमेल के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम स्टेज फॉर एग्जैक्टली 14 डेज, नो मैटर व्हाट द साइकिल ऑफ द नो मैटर व्हाट द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज, उसकी लेंथ। कॉर्पस ल्यूटियम कब तक रहेगा, अप टू 14 डेज ओनली, 14 डेज तक कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा। फाइन, इतना समझे। बट फॉर एन एग्जाम्पल यू कंसिडर कि फीमेल वो जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है, ठीक है। अब कॉर्पस ल्यूटियम जो है इट विल नॉट स्टे फॉर 14 डेज ओनली, इट विल स्टे फॉर 2 to 3 months। अगेन आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस टॉपिक इन द प्रीवियस वीडियो, आई स्टिल रिपीट द सेम थिंग। कॉर्पस ल्यूटियम का एक्सटेंड बढ़ जाएगा, वो पहले सिर्फ 14 डेज के लिए था, पर अब हमको प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए। जब तक कुछ और सोर्स आ रहा है प्रोजेस्टेरॉन का, तब तक हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम को ही यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन अप टू 2 to 3 months। तो उससे प्रोजेस्टेरॉन कौन रिलीज कराता है, HCG। HCG will tell the corpus luteum to secrete the progesterone so that we can maintain the endometrial lining during pregnancy। Now how are you going to remember all this? तुम याद रखोगे H से, सबसे पहला H, C and then G। H, now this looks like a bump, sorry, and pregnancy में there is a bump and वो bump maintain करने के लिए we need to increase the endometrial lining। I know this is very बकवास सा है, बट लेकिन इसी से याद रहेगा। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और फिर ये निमोनिक याद आएगा, देन यू आर गोइंग टू थैंक मी। तो इस तरीके से आप याद रखो प्रेगनेंसी में, क्योंकि जो बेली है वो बड़ी हो जाती है तो इट लुक्स अ लिटिल बिट आउटसाइड, ऐसे थोड़ा बाहर से, और वही हमको काम करना है प्रेगनेंसी में, एंडोमेट्रियल लाइनिंग इंक्रीज करनी है, सो इट विल लुक लाइक एन H अल्फाबेट। सेकेंड, प्रिवेंट रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ये C है, ये C है। कॉर्पस, अभी इसका मतलब तो सेम ही होगा, कॉर्पस ल्यूटियम को रखेगा तभी तो वो प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम को ही नहीं रखेगा तो प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा कौन, मेन काम तो उसी का ही है ना। तो उसको रख, बोलता है कि तू बना, मैं तुझे मैनेज करूंगा, तुझे मैं मरने नहीं दूंगा, टेंशन मत ले, तू बना प्रोजेस्टेरॉन। दिस इज व्हाट द HCG डज। 2 things done, H and C। Now G, G is with respect to the genitals and gonads, you can say। वो
फीटस की लेडिक सेल को एक्टिवेट करेगा, इफ इट इज़ अ मेल ऑब्वियसली, फीटस की लेडिक सेल को एक्टिवेट करेगा और उससे टेस्टोस्टेरोन निकलवाएगा। फिर से बताऊं तो क्रिप्टोर्किडिज्म जो मैंने बताया था जब इनिशियली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के टाइम पे, तब बोला था 7th मंथ में डिसेंट ऑफ टेस्टिस नहीं होता तो क्रिप्टोर्किडिज्म होता है। तो डिसेंट ऑफ टेस्टिस कैसे हुआ? उसके लिए टेस्टोस्टेरोन तो चाहिए ना, मतलब पहले से ही टेस्टोस्टेरोन तो होता ही है मेल में, तो वो कौन सिक्रीट करवा रहे हैं? वो HCG करा रहे हैं। डन विथ 3 फंक्शंस। पहला कॉर्पस ल्यूटियम को बोलेगा कि चल भाई प्रोजेस्टेरॉन बना, दूसरा बोलेगा मैं रोकता हूँ ना तेरे को, तू टेंशन में, तो तुझे मरने नहीं दूंगा, तीसरा सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन इन द फीटस बाय एक्टिवेटिंग द लेडिक सेल। ऑब्वियसली लेडिक सेल ही बनाते हैं टेस्टोस्टेरोन, वी नो, एवरीबॉडी नोज इट, ठीक है। पहला हार्मोन डन। दूसरा HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और HCS, ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन, बहुत बड़ा नाम है। अब क्यों पहली बात तो 2 नाम की इस खुशी में, ऐसा क्या कर दिया इसने जिसको 2 नाम मिलेंगे? कुछ ऐसा खास किया होगा? देखो कुछ खास नहीं किया। इनिशियली जब नया नया ये हार्मोन डिस्कवर हुआ था तो किस तरीके से डिस्कवर हुआ था कि इस हार्मोन को HPL, अभी मैं इसको HPL नाम दूंगी, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन नाम दूंगी। HPL को हमने एक एनिमल में इंजेक्ट किया तो उससे मिल्क सिक्रीशन हुआ। तो मैं क्या लिखूँ? कॉज्ड मिल्क सिक्रीशन आफ्टर इंजेक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स में डाला तो मिल्क का सिक्रीशन हुआ, तो हम सबको ऐसा लगा कि वाह मिल्क का सिक्रीशन करा रहे थे, इसका नाम क्या रख दिया? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। यानी कि ह्यूमन हमारी बॉडी के अंदर प्लेसेंटा से निकला हुआ जो हार्मोन है जो कि HPL, वो क्या कराएगा? लैक्टेशन। तो लैक्टोजन इसलिए लैक्टेशन कराएगा। तो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, खुशी खुशी सबने नाम रख दिया और सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वहाँ पे समोसा चाय चल रही है, ठीक है। पर बाद में पता चला नहीं, ऐसा ह्यूमन्स में नहीं होता है, दिस इज ओनली विथ रिस्पेक्ट टू एनिमल्स, ठीक है। तो अब जो इन लोगों ने सेलिब्रेशन करी है, इतना खर्चा करा है, तो वो तो वेस्ट हो गया, इसलिए इस नाम को चेंज नहीं किया कि सेलिब्रेशन वेस्ट नहीं होनी चाहिए, है ना। इसकी जगह ये तो रखो ही रखो, इसके अलावा दूसरा तुम नाम रख दो, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन। वो किस लिए? अब हम पढ़ेंगे इसके मेन फंक्शंस। HCS के एक्चुअल नेम HCS है, पर आज तक भी HPL ज़्यादा कॉमन है, विच इज़ फाइन, पर लेकिन नाम दोनों ही है। हालांकि ये इसका काम नहीं है, बट लेकिन नाम दोनों ही है, नाम चेंज नहीं हुआ। सो सबसे पहला फंक्शन HCS, मदर की जो बॉडी होती है दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंट। किस वजह से? HCS वो कल्प्रिट है जो ये काम कर रहा है। HCS की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। अब ध्यान से सुनना, सीरीज में जाएगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस, व्हाट इज इंसुलिन गोइंग टू डू? इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, सबको पता है, राइट। इंसुलिन विल कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। इंसुलिन अगर रेजिस्टेंट हो गया, उसको ग्लूकोज दिख ही नहीं रहा है, तुम जितना भी इंसुलिन है, कोई भी इंसुलिन ग्लूकोज नहीं कन्वर्ट कर पा रहा है ग्लाइकोजन में, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया है, ठीक है। तो क्या हुआ? इंसुलिन रेजिस्टेंस। उसकी वजह से क्या होगा? ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन ही नहीं हो पा रही है। इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज को यूटिलाइज कौन करेगा? कोई नहीं। तो ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन विल डिक्रीज, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज, ठीक है। ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन डिक्रीज, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन इंक्रीज। ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो फीटस को न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगा। ब्लड में अगर ग्लूकोज घूमेगा तो ब्लड से वहाँ अम्बिलिकल कॉर्ड के पास जाएगा, एक्सचेंज होगा, मस्त बढ़िया से फीटस वो ग्लूकोज लेगा और मस्त खाना खाएगा। न्यूट्रिशन फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। तो क्या बताया मैंने? इंसुलिन रेजिस्टेंट की वजह से, इंसुलिन रेजिस्टेंस कौन करता है? ये HCS करता है। उसकी वजह से डिक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन,
और इसकी वजह से इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, और इसकी वजह से फीटस की बल्ले बल्ले फीटस विल बी हैप्पी क्योंकि उसका न्यूट्रिशन मिल गया। अब कितनी बार प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉम्प्लिकेशन होती है, दैट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायबिटीज़ क्या होती है? ग्लूकोज का हमारी बॉडी में बढ़ जाना, ब्लड ग्लूकोज लेवल का। इसमें क्या हो रहा है? ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है। तो अगर बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है कि फीटस की जो ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा बढ़ गया, अगर ज़्यादा ही इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई तो वो कॉम्प्लिकेशन हो जाती है डायबिटीज़ मेलाइटिस की। ठीक है, पर ठीक है, वो फर्दर आगे की बड़े क्लासेस में पढ़ोगे, MBBS में जाके। अभी इतना याद रखोगे तो इट्स इनफ। अब ग्लूकोज तो मिल गया, इसके अलावा मान लो कि फीटस को ग्लूकोज नहीं, आज फैट खाने का मन है, तो क्या करेंगे? लाइपोलाइसिस से जो फैटी एसिड होगा वो भी ब्रेक डाउन होगा और वो भी जाएगा फीटस के पास। फैटी एसिड ब्रेक डाउन नहीं है, लाइपोलाइसिस होगा, फैटी एसिड बनेगा और वो जाएगा फीटस के पास। अगेन फीटस की क्या हो गई? बल्ले बल्ले हो गई। ठीक है, ये फंक्शन होता है HCS का, ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोफिन। ठीक है, दो हम लोग ने पढ़ लिए, HCG, HCS या HPL। तीसरा हम पढ़ेंगे ह्यूमन कोरियोनिक थायरोट्रोफिन। ये क्या करेगा? ये करेगा, इट विल इंक्रीज थायरोक्सिन इन मदर। जैसा नाम वैसा काम, थायरोट्रोफिन तो थायरोक्सिन बढ़ाएगा। ठीक है, चौथा एक और है, लास्ट ह्यूमन वाला मैं लास्ट बताऊंगी, हॉर्मोन्स और भी है पर ह्यूमन वाला मैं लास्ट बताऊंगी। ह्यूमन कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ध्यान से सुनना, मैंने बाकी सब में क्या बोला, इसमें क्या बोला। इसका फंक्शन होता है, इट विल एक्टिवेट, इट विल सिक्रीट, ऐसा लिख दो, ACTH फ्रॉम फीटस विच विल सिक्रीट कॉर्टिकल हॉर्मोन्स। देखो अभी तक मैंने ये प्लेसेंटा के जितने भी हार्मोन बताए थे, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन कोरियोनिक थायरोट्रोपिन, वो सब किस पे एक्ट कर रहे थे? मदर पे। एक्सेप्ट फॉर दो चीज़ें, एक ह्यूमन कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन जिसमें कॉर्टिकल किसकी, फीटस के उसमें से ACTH रिलीज हो रहा है जिसकी वजह से कॉर्टिकल हॉर्मोन्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो फीटस पे एक्ट कर रही है वो HCG का है जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर रहा है। ये दो चीज़ें जो फीटस पे काम कर रही है, बाकी की सारी चीज़ें क्या कर रही है? मदर के ऊपर ही काम कर रही है। चाहे वो कॉर्पस ल्यूटियम का रिग्रेशन और उससे प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट कराना है, चाहे वो ग्लूकोज को बढ़ाना है, चाहे वो फैट को बढ़ाना है, कुछ भी करना है मदर करेगी। दो काम फीटस का हो गया, टेस्टोस्टेरोन का और एक ACTH का रिलीज होगा। ठीक है, ये दो चीज़ याद रखनी है, बाकी सबसे अलग है। ठीक है, ऊपर के दो आर मच मोर इम्पॉर्टेंट देन दीज टू। ठीक है, क्यों बोल रही हूँ? ओके, चार ये हार्मोन हो गए बच्चे। अब तीन हार्मोन जो आप पहले भी शायद नाम सुना होगा, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन। ये तीन हार्मोन भी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए पहले ये चार लिख लो आप, फिर मैं उस पर जाती हूँ। चलो, चार हार्मोन हो गए हमारे। पांचवे के साथ स्टार्ट करते हैं, दैट इज ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन का फंक्शन, अब ईस्ट्रोजन इज अ ऑलराउंडर हार्मोन। मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में तीन बताए थे फंक्शंस ईस्ट्रोजन के, तीनों जगह पे एक्ट करता है, ऊपर ब्रेन पे, ओवरी पे, यूट्रस पे, तीनों के फंक्शन बताए थे। ब्रेन पे क्या करेगा? पॉजिटिव फीडबैक टू रिवीजन चल रहा है ये LH। दूसरा नीचे आओ, ओवरी। ओवरी पे क्या करेगा? ग्राफियन फॉलिकल को लेके आएगा वॉल पे। उसके नीचे आओ, यूट्रस। यूट्रस में क्या करेगा? इंक्रीज एंडोमेट्रियल लाइनिंग, पर ये तो प्रोजेस्टेरॉन का काम है। हाँ मुझे पता है, इंक्रीज एंडोमेट्रियल लाइनिंग बिफोर प्रोजेस्टेरॉन।
यानी कि सिक्रेटरी फेज के पहले, ठीक है। ये हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल के फंक्शंस थे ईस्ट्रोजन के। अब प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या फंक्शंस है, क्योंकि ये ओवरऑल हार्मोन है तो ये सब कुछ करेगा। सब कुछ में क्या करेगा, अब ये गॉड हो गया है, अब ये गॉड हो गया है, सब कुछ करेगा। गॉड का डी के बदले हम GOG कर देंगे, ठीक है। तो यू से क्या होगा, इट विल इंक्रीज द साइज ऑफ यूट्रस। वेरी ऑब्वियस, यूट्रस का साइज बढ़ेगा तभी तो फीटस ग्रो होगा ना। फीटस के ग्रो होने के लिए यूट्रस का साइज बढ़ना इज मैंडेटरी, ठीक है। बी से क्या होगा, अगेन इंक्रीज साइज ऑफ ब्रेस्ट। प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्रेस्ट का साइज एनलार्ज होता है, ठीक है। दो चीज़ इंक्रीज करी। अब यू से यूट्रस, यूट्राइन एंडोमेट्रियम या जो भी बोलो, यूट्रस को एनलार्ज किया। और दूसरा ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट के लिए, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट के लिए डक्ट सिस्टम पे एक्ट करेगा, ठीक है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि आगे हम एक और हार्मोन बढ़ेंगे प्रोजेस्टेरॉन, वो डक्टल सिस्टम पे ना बल्कि एल्वियोलर सिस्टम को प्रमोट करेगा, उसकी फॉर्मेशन को, जिसकी वजह से मेमोरी ग्लैंड्स का एनलार्जमेंट होगा या फॉर्मेशन होगा या जो भी है एनलार्जमेंट होगा। तो इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, डक्ट सिस्टम में फ़र्क पड़ रहा है, उसमें प्रोजेस्टेरॉन में क्या फ़र्क पड़ रहा है, एल्वियोलाइन। इतना याद रखना। तो यू भी हो गया, अब GOG, ठीक है। अब इंक्रीज चल रहा है तो चलो इंक्रीज ही करते हैं। इंक्रीज साइज ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्यों, क्योंकि पार्चुरेशन ईजी हो। व्हाट इज पार्चुरेशन, इन केस यू डोंट नो, कमिंग आउट ऑफ द बेबी या डिलीवरी ऑफ द बेबी का प्रोसेस इज नोन एज पार्चुरेशन। जब बेबी बाहर आता है तो वी नीड स्पेस, सो फॉर दैट इट विल इंक्रीज द साइज ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओ, इट विल इंक्रीज ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स ऑन यूटेराइन एंडोमेट्रियम, वो ऐड कर लो। ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर का क्या काम है, इसको मैं आपको बताना चाहूँगी पार्चुरेशन में, जस्ट इन केस इफ़ यू वांट टू नो द स्टोरी थोड़ा सा। तो ऑक्सीटोसिन की वजह से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है, बेबी बाहर आता है। तो ऑक्सीटोसिन की एक्ट करने के लिए ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर चाहिए। कोई भी चीज़, कोई भी हार्मोन का एक्ट करने के लिए उस हार्मोन का रिसेप्टर चाहिए होता है। क्लास 11 एंडोक्राइन, तो वो रिसेप्टर पे एक्ट करेगा। अगर हमको ज़्यादा ऑक्सीटोसिन का एक्शन चाहिए तो अगर हम ज़्यादा रिसेप्टर बढ़ा देंगे तो ऑक्सीटोसिन ज़्यादा जो सिक्रीट हो रहा है, ऑलरेडी ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन तो बढ़ रहा है, रिसेप्टर भी बढ़ा तो और फास्ट काम होता रहेगा। तो रिसेप्टर कौन बढ़ा रहा है, ईस्ट्रोजन। एक लास्ट बचा G, इट विल इंक्रीज गैप जंक्शन इन स्मूथ मसल्स ऑफ एंडोमेट्रियम और यूट्रस। गैप जंक्शंस अगर बढ़ेंगे तो कम्युनिकेशन ज़्यादा इजी हो पाएगी, पूरे सब मसल्स के अंदर कम्युनिकेशन इजी होगी तो साथ में बराबर से काम कर पाएंगे। कॉन्ट्रैक्शन करना है तो साथ में मिल के कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो गैप जंक्शन ऑब्वियसली कम्युनिकेशन के लिए होता है। गैप जंक्शन क्या क्या एस्ट्रोजन हुए, स्टार्टिंग फ्रॉम मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहले ब्रेन पे पॉजिटिव फीडबैक टू LH, उसके एग्जैक्ट नीचे आओ ओवरी पे। ओवरी पे क्या करेगा, ग्राफिन फॉलिकल को वॉल पे लेके आएगा सो दैट वो आगे जाके ओव्यूलेशन करे। तीसरा और भी नीचे आओ तो एंडोमेट्रियम, तो उसकी लाइनिंग को थिकनिंग करेगा जस्ट बिफोर द प्रोजेस्टेरॉन डज इट। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का। अब क्योंकि हर जगह काम कर रहा है तो प्रेगनेंसी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अब गॉड हो गया है तो यू से जो यूटेरस है उसकी साइज बढ़ाएगा। बी से मतलब ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट करेगा बिकॉज इट एक्ट्स ऑन द डक्टल सिस्टम ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। अगर तुम भूल गए हो तो ऐसा था मेमोरी ग्लैंड, ये था उसका डक्टल सिस्टम और यहाँ पे थे एल्वियोलाई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया, यू भी हो गया, बचा GOG। इंक्रीज क्या करेगा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया की साइज। O से ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंड अगेन G से क्या है, क्या था, गैप जंक्शन बढ़ाएगा स्मूथ मसल में, ठीक है। ये सारे फंक्शंस हुए ईस्ट्रोजन के। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट प्रोजेस्टेरॉन, 6th हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन पहला तो मैंने आपको फंक्शन उधर बता दिया, वो तो सेम है। ब्रेस्ट फॉर्मेशन, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट,
एल्वियोलाई का। इसके अलावा जो मेन फंक्शन है प्रोजेस्टेरॉन का वो है प्रिवेंट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेस यूटेरस टू मेक इट suitable for implantation and growth। ये क्या लिख दिया मैंने, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। जब फीटस की ग्रोथ हो रही होती है उस टाइम पे यूटरस जो होता है वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है, एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता है। पूरा का पूरा प्रेगनेंसी के टाइम तक यूटरस इज़ वेरी सॉफ्ट। जब लेबर चालू होता है, यानी कि पार्चुरेशन का टाइम आने वाला होता है, यानी डिलीवरी का टाइम आने वाला होता है, तब हमें क्या करना है, बेबी को बाहर निकालना है, फीटस को बाहर निकालना है। अगर हमें फीटस को बाहर निकालना है तो उसके लिए हम लोगों को यूटरस को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यूटरस कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो यूटरस अब फील होता है, पता है, हम अगर एब्डोमेन पे अगर एब्डोमेन पे टच करके देखते हैं तो वो फील होता है कि वो हार्ड है कि सॉफ्ट है। तो जब लेबर का टाइम होता है, जब डिलीवरी होने वाली होती है, तो यूटरस इज़ वेरी हार्ड, इट इज़ हार्ड एज अ टेबल। और इन जनरल होल 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी के टाइम पे यूटरस बहुत सॉफ्ट होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो 9 मंथ्स का टाइम होता है तब यूटरस एकदम रिलैक्स्ड होता है। अगर यूटरस रिलैक्स्ड होगा तो इम्प्लांटेशन और ग्रोथ ऑफ फीटस अच्छे से हो पाएगा। इसीलिए ये किसका काम है? प्रोजेस्टेरॉन का काम है। प्रोजेस्टेरॉन विल प्रिवेंट द यूटरस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, thus it will relax the uterus, which makes the environment suitable for implantation and growth of fetus. During labor we want the uterus to be very hard so that the fetus is expelled out। ठीक है, अब उतना आपको जानने की जरूरत नहीं, जितना ये है उतना ही इम्पोर्टेंट है। एक लास्ट हार्मोन है जो कि है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन नाम जो बोलेगा वही काम करेगा। रिलैक्सिन रिलैक्स करता है, it will relax connective tissue present in pubic symphysis during parturition। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चीज़ याद करो, रिलैक्सेस कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस, जिसकी वजह से डिलीवरी इजी हो पाती है। बस बात खत्म। ठीक है, डन। ये कितने हमने किया? 7 हार्मोन्स किए, HCG, HPS/HCS, ह्यूमन कोरियोनिक, थायरोट्रोफिन, कॉर्टिकोट्रोफिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे हार्मोन्स। आई वांट यू टू रीड इट राइट नाउ वंस मोर। अभी पढ़ोगे तो लाइफ टाइम याद रहने के चांसेस है। ठीक है, अब हमारा ये प्लेसेंटा वाला पूरा का पूरा जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, जस्ट अ स्पॉइलर, 3 टॉपिक अभी और बाकी है, पार्चुरेशन, लैक्टेशन और एक जेस्टेशन जो हमारा बीच में रह गया है। ये 3 टॉपिक और बाकी है। आई फील लाइक अगर 3 टॉपिक मैं इसी वीडियो में पढ़ाऊँगी तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। सो व्हाट आई सजेस्ट इज़ कि मैं इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ, बट आई डोंट वांट यू टू गो एनीवेयर। तुम लोग यहीं पे, आई मीन यू कैन टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स और 15 में भी जाओ, तुम लोग पानी वानी पियो, थोड़ा स्ट्रेचिंग करो और बैठ जाओ वापस। 15 मिनट्स बाद कम बैक एंड स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेक्चर। मैं भी अभी शूट करने वाली हूँ तो तुम भी अभी पढ़ो, बहुत मज़ा आएगा। कंप्लीट कर देते हैं आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और बहुत इंपॉर्टेंट प्लस बहुत ईजी, प्लस मैं लर्न करवा दूँगी। ठीक है, तो इस लेक्चर में भी आई होप सो अगर आपने सुना है तो काफ़ी कुछ तो यहीं हो गया होगा। जस्ट गो थ्रू द पेजेस, एक बार देखो, यू विल गेट फ्लैशबैक्स कि हाँ ये हुआ, ये हुआ। यू विल गेट द रीकैप्स ऑफ दोज थिंग्स विच आई हैव टॉट यू। ठीक है, तो ये वीडियो को अभी यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई डोंट वांट इट टू बिकम सो बड़ा, तो फिर बहुत बोरिंग लगेगा। यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।